अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 16 दिसंबर 1971 को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत जो 27वीं शब को नमूदार हुई, जिस मुमलिकत ने सारे जहान में मुसलमानों की क़यादत करना थी, जिसके लिए हज़रत इक़बाल ने कहा मेरे अरब को आई थी ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हज़रत इक़बाल के वतन को तोड़ने की साजिश हुई, पाकिस्तान का नाम मिटाने की साजिश हुई। मानती हूँ मेरे वतन के 2 टुकड़े ज़रूर हो गए, लेकिन पाकिस्तान का वजूद आज भी बाकी है और मेरा ईमान है कि यह क़यामत की सहर तक बाकी रहेगा। मुझे फ़ख्र है पाक फ़ौज के उन जवानों पर जिन्होंने सीने पर गोलियाँ खाई। मुझे फ़ख्र है उन बंगाली भाइयों पर जो आज भी बांग्लादेश में पाकिस्तान का साथ देने पर सजाएं भुगत रहे हैं। मुझे फ़ख्र है उन माओं पर जिन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट में वजूद पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं की। उन्हें अपने वतन की हिफाजत के लिए घरों से भेजा, ये कहना बड़ा आसान है। मैं भी माँ हूँ, जानती हूँ कि औलाद को मैदान जंग में भेजना कैसा होता है। आज 71 की जंग के तमाम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करने का दिन है। अगर मैं कहूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाल की तहरीक 1948 से ही शुरू हो गई थी तो शायद ये गलत नहीं हो, क्योंकि बंगाली ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा देने का मुतालबा उसी वक्त से शुरू हुआ जिसका जवाब खुद कौम के रहबर व रहनुमा हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ढाका जाकर दिया। लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया से रुखसत होने के बाद 1952 में बंगाल में तहरीक ने ज़ोर पकड़ लिया। ख़ास तौर पर अवामी लीग में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की शिरकत ने बंगला तहरीक में जान डाल दी, लेकिन अवामी राय पाकिस्तान के साथ ही रही। बिलाखिर जब शेख मुजीबुर रहमान को यह नज़र आ गया कि वो पाकिस्तान तोड़ने में इस तरह कामयाब नहीं हो सकता, तो भारत के साथ मिलकर साजिश रचाई गई। भारत ने न सिर्फ पैसों के ज़रिए मदद की बल्कि असलहा भी फराहम किया। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी खूब किया, ख़वातीन की असमत दरी के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जब खुद उसने बरतानिया से टीम बुलवाई तो उनके सामने पेश करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने साजिशों, हथकंडों और मुक्ति वाहिनी के ज़रिए पाकिस्तान को दोलख्त किया था, जिसका भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद एतराफ़ कर चुके हैं। भारत आज भी अपने ओछे हथकंडों और साजिशों से बाज नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इस सब के बाद आज हमें नाज़रीन गौर ज़रूर करना होगा इस पर कि पाकिस्तान को दोलख्त हुए आज 50 साल हो चुके हैं। बांग्लादेश आज हमसे बहुत आगे निकल चुका है। 2020 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी तकरीबन $2000 रही है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ $1200 थी। बांग्लादेश की मजमूई कौमी पैदावार $324 अरब, जबकि पाकिस्तान की तकरीबन $235 अरब थी। पाकिस्तान की सालाना बरामदात तकरीबन $25 अरब थी, जबकि बांग्लादेश की $45 अरब रही हैं। तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए मेहमानों में मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जुनैद मौरख हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अमजद शुएब साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी मैं खुशामदीद। पहले जुनैद साहब आपसे मैं बात का आगाज़ करती हूँ। सर आज का दिन तारीख़ का स्याह तरीन दिन है सर। शेख मुजीब ने कैसे कैसे अपनी फ़ोर्स बनाने और भारत की मदद लेने में कामयाब हुए, और फिर तारीख़ी तौर पर सर वो क्या तल्ख़ हकीकत थी जिसने मुजीबुर रहमान के हाथ मजबूत किए जुनैद साहब? नहीं, ये बात कहना मुनासिब नहीं है कि ये सिर्फ काम मुजीबुर रहमान साहब ने सिंगल हैंडेडली किया। ये ऐसे नहीं है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने भी शेख मुजीबुर रहमान साहब का बहुत साथ दिया। जब क़ायद-ए-आज़म ने मार्च 1948 में उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान डिक्लेयर किया था, तो हम उनको समझाने बंगालियों को ये बात समझाने में नाकाम रहे थे कि ये क़ायद-ए-आज़म ने ये बात क्यों कही थी, और वो इसलिए उन्होंने कही थी, और जो मुझे ख़ुद बांग्लादेश में ये बात समझाने का मौका मिला है और उसका मुझे बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन भी हुआ। बेसिकली बात जो क़ायद-ए-आज़म कहना चाह रहे थे और जो हुकूमत पाकिस्तान ना समझा सकी वो ये थी कि पाकिस्तान बना है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, और उर्दू वो ज़बान है जो तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान में यकजा करती है। उन्हें मालूम था
कि उर्दू ना पंजाबियों की ज़बान है, ना सिंधियों की है, ना पठानों की है, ना बलोचों की है, ना बंगालियों की है, मगर ये मुसलमान आने हिंदुस्तान की है। तो ये चाहते थे कि एक नेशनल लैंग्वेज हो जिसमें तमाम हमारी कौमियतें एक ही ज़बान बात करें। ये बात हम उनको नहीं समझा सके, और उसके बाद जब बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुई तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, जैसे हम बड़े चैम्पियन हैं हर चीज़ को का कोई गड़बड़ घोटाला कर लेने में, तो ये अगले 8 साल लगे। ये जाके फरवरी 1956 में हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि बंगाली भी हमारी कौमी ज़बान होगी। ये आपने 48 या 49 या 50 में क्यों नहीं कर लिया था? और फिर आपने बंगाली लैंग्वेज को की मूवमेंट को इस बुरी तरह से पुट डाउन क्यों किया? एक बात। दूसरी बात यह कि लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद 1951 में उनकी शहादत के बाद पंजाब मुस्लिम लीग भी बहुत से हिस्सों में बट गई थी, जैसे आज भी बटी हुई है, और जिसकी वजह से एक बड़ा सीरियस किस्म का पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हुआ दोनों मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तानी इलाक़ों में, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो दोनों सूबों में मौजूद हो। जमात इस्लामी थी, मगर जमात इस्लामी एक हमेशा बड़ी मार्जिनल सी पार्टी रही है, तो जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। इससे आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का ये हाल था कि सारी ब्यूरोक्रेसी वो वेस्ट प्रोविंस डोमिनेटेड। 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान में कभी कोई बंगाली चीफ सेक्रेटरी नहीं हुआ, कोई बंगाली फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं हुआ, कोई बंगाली प्लानिंग सेक्रेटरी नहीं हुआ, कोई बंगाली इंटीरियर सेक्रेटरी नहीं हुआ। इनफैक्ट पुलिस के सीनियर लोग भी वेस्ट पाकिस्तान से जाते थे। तो ये एहसास महरूमी ब्यूरोक्रेसी ने भी पैदा किया। और उससे आगे चलते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में तो बंगाली ऑफिसर्स भी और सोल्जर्स भी इंडक्ट होना शुरू हो गए थे 1948 से, मगर हमारी बर्री अफवाज में ये काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ 1962 में। उससे भी आगे चलिए, इससे ज़्यादा जिम्मेदारी मैं चौथी बात आपको कह दूं, फिर मैं समराइज़ कर दूंगा इसे, कि और वो थी कि मगरबी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने मशरक़ी पाकिस्तान में 2500 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और बिजनेस इस्टेब्लिश की। 50 जूट मिलें बनाए, शुगर मिलें बनाई, टेक्सटाइल मिलें बनाई, गारमेंट फैक्ट्रीज लगाई, इंजीनियरिंग यूनिट्स बनाए और बहुत सी और काम किए। मगर इनमें जो टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट वर ऑल फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। बंगालियों को नौकर रखा गया एज ए लेबरर और एज ए क्लास 4। तो इन अ नट शेल अगर मैं ये कहूँ कि पूरी कौम ने मिलकर पूरी कोशिश की कि हम बंगालियों की जितनी हद तक बेइज्जती हो सकते थे वो करें, और हमने इसमें पूरे हिंदुस्तानी फौज का साथ दिया और बल्कि हिंदुस्तानी कौम का साथ दिया है। सर आप और ये सिलसिला जो आज बात भी कर रहे हैं, इस बात को मैं आगे लेकर चलती हूँ। अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, 1971 के गाजी भी हैं। सर 1971 की जब बात की जाती है, इंडिया ने जितना कुछ प्रोपेगेंडा किया, सर बदकिस्मती से आज शायद वो प्रोपेगेंडा हम पर हावी हुआ है। उस प्रोपेगेंडे की ज़बान ही बोली जा रही होती है, उस प्रोपेगेंडे की बात ही की जा रही होती है। सर आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सर हकीकत क्या थी और ये फसाना क्या है जिसकी बात की जाती है? रहमान रहीम, देखिए ये जब वाक़या हुआ 16 दिसंबर का, तो जो लोग हमारी तरफ से इसके ऐनी शाहिद थे, जिनको पता था कि क्या हुआ, कैसे हालात बदले, वो तो वहां रह गए और उनको 1974 में वापस लाया गया। फिर वो अरसा दराज चूंकि कैद में रहे थे दुश्मन की, तो उनकी डीब्रीफिंग्स हुई, फिर उनको छुट्टियां दी गई घरों में। ये जो 3-4 साल का अरसा गुजरा, उसमें भारत को खुली छुट्टी थी अपना नैरेटिव फैलाने की जी। हर तरह के झूठ बोले, किताबें लिखी और वो काउंटर ना की गई, क्योंकि हमारे पास कोई भी आई विटनेस वहां से पहुंचा नहीं हुआ था। नतीजा ये है कि ये पूरी दुनिया में झूठ फैलाते रहे। वो 3-4 साल में एक ऐसी परसेप्शन बन गई दुनिया में कि जैसे पाकिस्तान ने ही वहां पे सारे जराइम किए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जब जनरल टिक्का खान को ऑर्डर मिला मार्च के महीने में कि आप लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करें, तो उससे पहले बंगालियों ने वायलेंस शुरू कर दी हुई थी। बंगालियों ने उससे पहले वायलेंस, और जैसे ही ये मिलिट्री एक्शन की बात हुई तो जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स वगैरह थी, इन्होंने रिवोल्ट किया और इनमें जितने वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर्स जवान थे उनको कत्ल कर दिया। हमारा ये तरीकाकार था कि जो अगर फ्रंटियर फोर्स यूनिट है तो उसमें भी कम से कम 20% लोग दूसरे सिंध या पंजाब के होंगे।
और इसी तरह अगर बलोच रेजिमेंट है तो उसमें भी 20-30% जो है एग्जैक्टली सर, मैं यही अमजद शुएब साहब जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये वायलेंस मार्च से ही इसका आगाज हो चुका था, सर मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि अगर इलेक्शन से पहले ही जब वायलेंस का आगाज पहले हो चुका था तो अगर ऑपरेशन इलेक्शन से पहले हो जाता तो सर सूरत हाल क्या मुख्तलिफ होती? फिर देखिए मेरा ख्याल है मुख्तलिफ होती। एक्चुअली जो मुझे समझ लगती है वो ये था किस्सा कि ये इसमें कोई शक नहीं कि मुजीबुर रहमान जो है वो साजिशों में मुलव्वस था। वो 1962 से लगा हुआ था और वो बिल्कुल किसी न किसी वक्त पे बांग्लादेश बनाता, अपनी अलहदगी का ऐलान करता। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गया और उसको नजर आया कि वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है तो वो वक्ती तौर पे एक लालच आई। चुनाचे उसने जो उस दौरान में स्टेटमेंट्स देनी शुरू की वो ऐसी नहीं थी जिससे कि ये आदमी कह सके कि वो बिल्कुल अलहदा होना चाहता। वो ऑटोनॉमी मांग रहा था, लेकिन इस शर्त पे कि उसको पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए। नेचुरली अगर आधे का बनता है तो पूरे का बन जाए, उसके लिए और भी बड़ी बात है। तो वो एक वक्त आया जिसमें कि उसने थोड़ी सी ऐसी स्टेटमेंट्स वगैरह दी जिसका बाद में भी कहा जाता है, बड़े लोग कहते हैं कि जी वो अलहदगी नहीं चाहता था। अलहदगी के लिए तो तैयारी 1962 से की हुई थी। लेकिन ये इलेक्शन का जीतना, अब इलेक्शन में जीतने में ये है कि पीपल्स पार्टी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा मगरबी पाकिस्तान में, वहां भी पूरी सीटें न ले सके, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में कोई अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया जी। अब अगर आपकी मगरबी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे इलेक्शन न लड़ें और अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस ना बनाए तो वन मैन वन वोट के हिसाब से तो सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी थी। उसके बाद तो बांग्लादेश की सीटें यानी मशरकी पाकिस्तान की सीटें ज्यादा थी। तो ये एक नतीजा ऐसा निकलना ही था जबकि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें को रोल प्ले ना किया। वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली इसको नेशनल अवामी, इनकी बांग्लादेश अवामी पार्टी को, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बट गए, वोट बट गए। नेशनल अवामी पार्टी को भी कुछ मिले, कुछ और। सही सर, तो इसी बात को मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। जुनैद साहब जरा ये फरमाइएगा सर, एक इल्जाम अब भुट्टो साहब के लिए लगता है, उनके स्टेटमेंट को लेकर बात की जाती है। उन्होंने एक नारा लगाया कि इधर तुम उधर, इधर हम उधर तुम। सर इसमें कितनी हकीकत है, एक तो ये फरमाइएगा। दूसरा, क्या सर मुजीबुर रहमान को भुट्टो साहब ने इख्तिदार में आने से रोका था? सर ज़रा इससे पीछे जाइए। जनरल साहब की कुछ बातों की तस्हीह होना भी ज़रूरी है। हालांकि मेरी जनरल साहब से बहुत दोस्ती है और बहुत मैं इज़्ज़त भी करता हूं आपकी, कि 1900 जब ये इलेक्शन हुए 1970 की दिसंबर 7 तारीख को, तो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान की सीटें थी 165। उस 165 में से मुजीबुर रहमान साहब ने जीती 162 सीटें। वेस्ट पाकिस्तान की सीटें थी 135। क्या मतलब? इसका मतलब है कि ईस्ट पाकिस्तान जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वहाँ की 165 सीटों में से 162 सीटें ले गए थे। और यहाँ पर भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने टोटल सीटें जीती थी 84 आउट ऑफ 135। नाउ ये तो पाकिस्तान का इलेक्शन है ना, ये मगरबी या मशरक़ी पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है। जिसकी सीटें आपसे मोरलेस डबल हैं, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था? बनना था। मगर इस वक्त अब भुट्टो ने याया के साथ मिलकर हर किस्म की साजिश की। हालांकि असेंबली का इजलास जनवरी में हो जाना चाहिए था, जनवरी 1971 में हो जाना चाहिए था। भुट्टो याया खान के पीछे पड़ा रहा और उसने उस इलेक्शन को पोस्टपोन कर, उसको इजलास को पोस्टपोन करवाया। फरवरी को 14 को होना था, उसको पोस्टपोन करवाया। फिर वो मार्च को होना था, फिर पोस्टपोन करवाया। और भुट्टो ने जाकर शेख मुजीबुर रहमान से डिस्कशंस भी की, उनका भी अब सब रिकॉर्ड मौजूद है। और मुजीबुर रहमान से उन्होंने ये कहा कि भाई ये बताओ कि इसमें मेरा क्या हिस्सा होगा, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो पाकिस्तान में तो मेरा क्या हिस्सा होगा, उसमें मुझे कौन सी पीपल्स पार्टी को कौन सी वजारतें दोगे। तो मुजीबुर रहमान साहब का कहना बिल्कुल बजा था कि आप तो अपोजिशन में जाएंगे, तो ये अभी आप सीटों की और पोजीशनों की बातें आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये वहाँ से वापस आए और वापस आकर इन्होंने, ये बात हो रही है फरवरी 1971 की, और आकर इनको ये एहसास हो गया था कि अब प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान ने बनना है और इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा, तो लिहाजा मैं इस खेल को होने ही नहीं दूंगा, ना मैं खुद खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो इन्होंने, एक मिनट, उन्होंने ना सिर्फ ये नारे लगाए कि इधर हम उधर तुम, और ये तक कहा, जो आप बातें कर रहे हैं अगर कोई ने, किसी ने, मेरी आप बात खत्म नहीं हुई जी जी कि जो आप बात ये कि
जो वहाँ गया मैं उसकी टांगे भी तोड़ दूंगा। ये सारी चीज़ें अखबारों में आई हुई हैं और ये अखबार मैंने जमा भी किए हुए हैं और ये सब कुछ हुआ है। और इसमें भुट्टो साहब ने ही ये गेम करवाया और इसमें याह्या खान साहब के साथ मिलकर उन्होंने बड़ी गठजोड़ थी। सही जुनैद साहब, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं सर, जो आप तारीख बता रहे हैं वो आप 70 और 71 की बात कर रहे हैं, लेकिन सर मुक्ति बानी की ट्रेनिंग तो उससे पहले से शुरू हो गई थी। इंदिरा गांधी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे भारत से सर, वो तो पहले से आना शुरू हो गए थे। जुनैद साहब नहीं, कुछ मैं उसका भी जवाब आपसे अर्ज कर देता हूँ कि मेरी किताब है बांग्लादेश की तख्लीक, फसाने और हकाइक, और अंग्रेजी में क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोरेड। 550 रेफरेंसेज हैं इसमें, सारे बांग्लादेशी और इंडियन रेफरेंसेज है, मैंने कोई पाकिस्तानी रेफरेंस इस्तेमाल ही नहीं किया। और उसके अंदर रा बनी है जाकर 1970 में और 1971 7 अप्रैल को उसको अनलीश किया गया है। 1968 में रा बन गई थी और रा ने उस वक़्त वहाँ पर मुक्ति बाहिनी नहीं बनाई थी, उन्होंने अवामी लीग के और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया था और मेन ट्रेनिंग का उनका काम 1970 में हुआ है और 1971 में उन्होंने मुक्ति बाहिनी को अनलीश कर दिया। ये थोड़ा सा इसका टाइमिंग की बात है। तो इंदिरा गांधी तो ये पहले दिन से ही अगर ट्रेनिंग का काम पहले से शुरू हो गया था तो इससे तो अब साफ वाज़ेह है ना कि मुजीबुर रहमान की नीयत सही नहीं थी। अमजद शुएब साहब, सर इख्तियार देने से इनकार किया था। देखिए, बात यह है कि मुजीबुर रहमान, जैसे मैंने कहा, उसके शवाहिद मौजूद हैं कि 1962 से वो भारत के साथ इन टच था और उस वक्त जो बांग्लादेश में उनका यानी ईस्ट पाकिस्तान में जो उनका हाई कमीशन था, कौंसल खाना था, वहां से उसके जरिए वो मरासले वगैरह अपने एक्सचेंज करता था। लिहाजा उसको कहा गया हुआ था कि तुम ग्राउंड प्रिपेयर करो और वक्त आने पे तुम्हारी मदद की जाएगी, सो वो लगा हुआ था। लेकिन ये एक तब्दीली डेफिनेटली आई कि एक तो याह्या खान ने उस वक्त ये किया, तस्लीम किया 1 मैन 1 वोट, फिर उससे वाज़े हो गया कि जिसकी आबादी ज्यादा है वोट वहां पे ज्यादा है। फिर मैंने जैसे कहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पे कोई ग्राउंड तैयार न की, नतीजा ये कि वहां पे मुजीबुर रहमान को, जैसे भी जुनैद साहब भी बता रहे हैं, 162 के करीब सीटें उनको मिल गई। अब इन हालात में तो बड़ी सीधी सी बात है, बेशक एक डिवीजन नजर आ रही थी ईस्ट और वेस्ट की, लेकिन मेजॉरिटी के नुक्ता निगाह से हुकूमत उसके पास जानी चाहिए थी। उसके ऊपर जो लेदे हुई, मैं आपको एक बताऊं, मेरे साथ एक पीछे जब ये इसने मोदी ने बांग्लादेश में जाके तकरीर की और कहा कि जनाब मुक्ति बानी ने किया तो हमारा भी उसमें खून शामिल है जी। उस दिन प्रोग्राम हो रहे थे और मैं एक प्रोग्राम में, मेरे साथ कुलदीप नैयर जो भारत के एक बड़े मशहूर सहाफी थे वो थे। उन्होंने कहा जी हम तो दुश्मन थे, दुश्मन ने तो मौका से फायदा उठाना ही होता है, हमने जो करना था वो तो किया क्योंकि दुश्मन थे हम। लेकिन आप ये बताइए कि भुट्टो साहब ने क्यों नहीं जमहूरियत का साथ दिया? उनको आप सारी दुनिया या आप लोग सारा पाकिस्तान कहता है कि जी वो बड़े डेमोक्रेट थे और जमहूरियत के वो दिलदादा थे, तो जमहूरियत की रूह से तो फिर उनको मुजीबुर रहमान को बना देना चाहिए था, तो क्यों नहीं बनाया? तो बात यह है कि दुनिया की नजर में ये बिल्कुल एक चीज वाज़ेह है कि जिस शख्स को मेजॉरिटी मिली जी, वो अब सीटों के लिहाज से हकदार है। आप बेशक ये कहें कि वो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को कर रहा था रिप्रेजेंट, बिल्कुल कर रहा था, लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये अलमिया हुआ कि वहां पे आके फिर मुजीबुर रहमान जो है जी वो सर मशरिकी पाकिस्तान में फौज की कुल तादाद कितनी थी सर? और ये जो 90,000 फौजियों के हथियार डालने की बात की जाती है सर, ये इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये जो ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे जनरल न्याजी, अमीर अब्दुल्ला न्याजी, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने 34,000 तादाद दी है कुल तमाम फौजियों की जितने भी वहां पे हमारे लोग मौजूद थे। तो 34,000 में आप देख लीजिए कि उसमें ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स वगैरह में भी लोग थे जिनको कत्ल कर दिया गया होगा। तो किसी भी सूरत में जो कैदियों में तादाद थी वो 34 से ज्यादा नहीं होगी, वो कम होगी उससे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। तो इस लिहाज से ये कहना कि वहां पे 93,000 कैदी थे वो गलत है।
वो बिल्कुल 34,000 बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियसली माना सर जा वो सकता है, लेकिन ये उससे सारा का सारा वो प्रोपेगेंडा है जो सालों से इंडिया की जानिब से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आप लोग मेरे साथ मौजूद। शाहिदा वजारत साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर माशी उमूर है, क्योंकि एक तरफ तो हम सुकूत ढाका की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल चुका है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बांग्लादेश 50 सालों में पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल हो गया है, माशी एतबार से पाकिस्तान से सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। क्या वजह है? हम माशी तौर पर लड़खड़ा गए हैं और वो संभल गए हैं? जी, मैं समझती हूँ इसकी बहुत सी वजूहात हैं और इसकी एक वजह तो यह है कि उनकी गवर्नेंस हमसे बेहतर है। हमारी गवर्नेंस बहुत नाकिस है, तो उसकी वजह से कि हमारी उसकी मईशत पे भी उसके असरात होते हैं। फिर इसके अलावा एक ये बात है कि पाकिस्तान जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और जबकि बांग्लादेश हमसे अलहदा हुए, तो इसलिए जिन ममालिक में ये कॉलोनियल पावर्स थी तो वो जब जाने पे मजबूर हुई अपने मुल्कों में, मतलब आज़ादी देने पे, तो वो ऐसे इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स छोड़ के गए ताकि ये जो ममालिक हैं ये आपस में लड़ते रहे। और आप तो चूंकि बरतानिया यहाँ से जब जा रहा था 1947 में, तो उन्होंने कश्मीर का मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान छोड़ दिया और उसकी वजह से हमें अपना बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिफा के लिए रखना पड़ता है, हिंदुस्तान को भी हमको भी। तो इसलिए ये मसला है कि हमारी जो वसाइल हैं वो हम अपनी तरक्की पर नहीं लगा सकते। मगर क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान जाहिर एक कॉलोनियल पावर इस लिहाज से नहीं था कि वो वहाँ कोई ऐसे मसले छोड़ के जाता कि बांग्लादेश उन्हीं में उलझा रहता। तो वो बांग्लादेश को एक क्लीन स्टार्ट मिल गई और उनको इतना अपना पैसा दिफा पे नहीं खर्च करना पड़ा, तो इसलिए उन्होंने काफी हद तक अपनी तरक्की पे उस पर खर्च किया। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह यह है कि उन्होंने अपने, हालांकि जिस वक्त पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक साथ थे, उस वक्त हमारी आबादी उनसे थोड़ी कम थी, वो उनकी ज्यादा थी। मगर आज देखिए कि हमारी आबादी 22 करोड़ हो गई है और उनकी गालिबन कोई 16 करोड़ के करीब है। तो उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को भी अपने चेक में रखा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ये वजूहात हैं जिसकी वजह से उनकी मईशत संभली, बेहतर हुई और हम अब तक लड़खड़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा वजारत साहिबा प्रसाद मौजूद थी। नाज़रीन, आज की तारीख पाकिस्तान के लिए स्याह तरीन दिन है। 1971 जब पाकिस्तान का बाजू कट गया और ठीक 43 साल के बाद एक और सानेहा, एक और हादसा हुआ, उसी का तस्करा करते हैं। सानेहा APS, नाज़रीन, इसको 7 साल हो गए हैं। ये दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत भारी गुजरा है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में शहीद होने वालों के वारिसा को 7 साल में भी इंसाफ नहीं मिल सका। 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस लिया। 2020 में कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारान को सख्त सज़ा की हिदायत भी की, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की और 25 सितंबर को रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। 10 अक्टूबर 2021 को शोहदा के वालिदैन ने सानहे के वक्त की आला अस्करी और सिविल क़यादत को जिम्मेदार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सदा भी की। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 20 अक्टूबर को जवाब मांगा, लेकिन मज़बत पेशरफ्त नहीं हो सकी। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब करते हुए 1 माह में जिम्मेदारान के असर नौ तयन की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म को अदालत की जानिब से दी गई मोहलत 10 दिसंबर को ख़त्म हुई तो हुकूमत ने मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त मांगने के लिए मुतफ़रक़ दरख्वास्त दायर कर दी, जो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म ने वालिदैन को मुतमईन करने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसने वालिदैन से मुलाकात करनी थी। क्या वालिदैन हुकूमती इक़दामात से अब मुतमईन हैं या नहीं, इस पर बात करने के लिए मुझे तुफ़ैल खटक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तुफ़ैल खटक साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। आपका जो कम है सर, वक्त गुजरता जाएगा लेकिन यकीनन वो पहले दिन की तरह वैसे ही ताज़ा रहेगा। सर, आपके लिए जो हुकूमत ने वालिदैन से मुलाकात के लिए टीम बनाई थी, सर, उसने अभी तक मुलाकात की है वालिदैन से? किरण, ये कमेटी के 3 अरकान पिछले हफ्ते पेशावर आए थे और उनके सामने पेरेंट्स ने खुलकर उसकी अपने जो हदशात थे या उनके मुतालिबात थे वो बयान किए।
इसकी सरबराही उमर अयूब खान कर रही थी, जरताज गुल बैठी थी और एक और MNA बैठी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने 3 हफ्ते का बताया कि हम ये चूँकि APS का हफ्ता आ रहा है और ये हफ्ता गुजर जाए तो इसके बाद आपके साथ तफसील के साथ मुलाकात होगी। इसके बाद मालूम हुआ कि जो कमेटी बनी है उसमें शिरीन मज़ारी होगी, इसमें फमीदा मिर्ज़ा होगी, इनके अलावा उमर अयूब साहब होंगे और बाकी का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक इंच भी जो है ना आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और ना कोई मुलाकात हुई है। अली मोहम्मद ख़ान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खटक साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालिदैन की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सर, अब तक नाराज़ हैं बेचारे, गैर मुतमईन हैं, कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के बावजूद उनके अभी तक बात नहीं उनकी सुनी गई है, उनके मुतालबात नहीं सुने गए हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैं भी अभी पेशावर से आया हूँ और वहाँ 1971 के सानहे 16 दिसंबर और फिर 16 दिसंबर 2014 APS का जो अजीम सानहा हुआ, उस पे इस्लामिया कॉलेज में प्रोग्राम था। उसमें शहीदों की कुछ माएँ भी आई थी और कुछ हमारे वॉर हीरोज़ भी थे। और अल्लाह ताला के करम से जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं, जो हमारे शहीद हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत बड़ी उन्होंने एक दुख उठाया है और उसकी फीलिंग आज भी वहाँ वैसी है जैसे आज से 7 साल पहले थी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक जो आपने बात की है, जो हमारे लवाइकीन हैं, हमारे शुहदा बच्चों के वालिदैन जो हैं या और भी जो वहाँ लोग शहीद हुए उनके जो रिलेटिव्स हैं, एक तो उनका दुख कभी भी नामुंतमिल हो सकता है और ना हम इसकी तवक्को करें, लेकिन उनके जख्म पे मरहम रखना हुकूमत वक्त का काम होता है और वो हमारा काम है। उसके लिए चाहे हम जितना भी करें वो कम होगा। मैं पहले से ही कह दूं कि जितना भी हम करें वो कम होगा और ना तो वो हमारे शहीद बच्चे वापस आ सकते हैं और ना इनका दुख कम हो सकता है। इनका दुख एक चीज से कम होगा, वो उनके साथ एक मोहब्बत वाला रवैया और ऐसे तरीके से डील करना कि ना सिर्फ ये कि इनकी ये घर के शहीद हैं, ये हम सबके घरों के शहीद हैं, अगर कोई इसको महसूस करे तो। मुझे आज भी याद है 2014 में जब ये सानहा हुआ तो मोहतरम तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम था जियो न्यूज़ पे और वहाँ हमारे शहीदों के कुछ वालिदैन आए थे बच्चों के। मैंने वज़ीर आज़म साहब जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे उनसे मैंने पूछा कि मैं जा रहा हूँ, तो आपकी अगर कोई मुझे गाइडेंस हो तो मुझे बताएं कि मैं क्या बात करूँ। अली साहब जो आप बात कर रहे हैं, कि आप उनसे जाके मिलें और उनको ये मैसेज दें कि वी आर विद यू इन दिस पेन, और हम आपके जख्म का दुख का हम मदावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपका दर्द सिर्फ आपका नहीं हमारा भी है। अब ये जो अली साहब जो आप बात कर रहे हैं सर, यकीन कीजिए ये सुनकर इससे बड़ी तसल्ली हो रही है, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अली साहब हकीकत क्या है, ये वालिदैन जो वालिद साहब तुफैल खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक गाजी के एक शहीद के वालिद हैं, इन्होंने पहले भी मुझे सर यही बताया था कि ना वफाकी हुकूमत सर ना सूबाई हुकूमत, इनके रवैये तक अच्छे नहीं है। जो गाजी हैं बच्चे, उनकी ट्रीटमेंट तक में सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई हेल्प नहीं की गई। जो कुछ किया गया वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किया गया सर। तो यहाँ तो आपकी सूबाई हुकूमत थी सर, है वहाँ पर, ये तो कर सकते थे सर। देखिए इस बात से तो मैं उस हद तक, मैं सबसे पहली बात तो ये है, आज 16 दिसंबर 2014 है, 21 है, 2014 को ये वाकया 7 साल पहले हुआ। 7 साल बाद मैं किसी भी वालिद के साथ इस पे आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, ना ये मुनासिब है, ना ये हमें ज़ेब देता है। ये चाहे हमें गाली भी दें, हम जवाब में दुआ देंगे। उसकी वजह ये है कि जो दुख है वो बहुत बड़ा है। तो मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये हल्का सा मैं ये बात करके फिर आपके बाकी सवालों का जवाब दूंगा कि ये कहना कि सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल ज्यादती होगी। वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब के ज़माने में फिर महमूद खान साहब आए। महमूद खान साहब अब जो मौजूद हैं वो आज भी हमारे जो है नुमाइंदे गए APS में वहाँ मौजूद थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई इनको अगर गिला है तो सिर्फ 16 दिसंबर को नहीं, हम सारा साल आपके लिए अवेलेबल हैं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन वो खुद पर्सनली गए, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें खुद फेस की जिसमें उनका कोई कसूर भी नहीं था। उनके जो है मैं ये समझता हूँ कि उनके बगैर किसी कसूर के उनको वहाँ बहुत सी बातें उन्होंने सुनी और वो उनको सुननी थी, क्योंकि वो एक लीडर हैं और कौम उनको एक लीडर के तौर पे ही उस वक्त भी देखती थी और आज भी देखती है। जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस जो है अली साहब आप जो बात कर रहे हैं ना सर कि ये, अली साहब जो आप
जी जी अली साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि आपसे किसी भी वक्त राब्ता कर लिया जाए, आपसे बात कर ली जाए, सर मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि कैबिनेट में जितने भी लोग मौजूद होंगे सर, सबके ये जज्बात होंगे इन वालिदैन के लिए। लेकिन सर, जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से हिदायत की गई है, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? इनके दुखों को इस तरह से क्यों नहीं सुना जा रहा? सर, ये लोग क्यों राब्ता करें आप लोगों से? देखें, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद एक दर्दमंद दिल रखते हैं। और मैंने आपको आज से 7 साल पहले की बात की कि जब मैं जियो न्यूज़ पे, एक चैनल है, आप ही का साथी चैनल है, मैं जब वहाँ जा रहा था तो मैंने खान साहब से पूछा कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा देखो, वालिदैन हैं, वो गुस्से में भी होंगे, उनको तकलीफ है, उनको दुख है, वो जो भी कहीं आप सब्र से काम लें। और मैंने वहाँ वही किया। मैं समझता हूँ कि ज्यादा केयर के साथ इनसे डील करना चाहिए। और आज मैं अगर पेशावर गया हूँ तो पेशावर में तो जो मेरा था, मेरे वालिद तो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा पेशावर से अब क्या रिश्ता है? मेरा पेशावर से रिश्ता ये है कि वहाँ अगर दुख हो तो मैं वहाँ जाऊँ। आज आर्मी पब्लिक स्कूल और सानहा 71 जो कम सानहा नहीं था, इन चीजों पे हम वहाँ। और देखिए, पेशावर में सबसे ज्यादा दुख है इसका, क्योंकि ये वाकया पेशावर में हुआ। और हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी मरकजी हुकूमत इस गम में, दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि तुफैल साहब साथ ही मौजूद हैं, तो आप क्योंकि ये ऑफर कर रहे हैं कि आपसे किसी भी वक्त राब्ता किया जा सकता है, तो यहीं पर ही मौजूद हैं आप भी, वो यहीं पर ही क्यों ना आपको अपने ग्रीवेंसेस बता दें। तुफैल साहब जैसी बात कर रहे हैं अली साहब, और जैसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सर ऑर्डर किए गए, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब की जानिब से हिदायत की गई, तो उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा सर? अब सूबाई हुकूमत ताउन कर रही है, अब कुछ बेहतरी आई है आपका जो गाजी बच्चा है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह में? सर किरण, मैं अली मोहम्मद साहब को बहुत ज़्यादा जानता हूँ। वो बहुत इज़्ज़तदार आदमी है और वो बड़ा आउटस्पोकन है और मतलब तसल्ली देने में मतलब वो बहुत अहलियत रखता है। मैं भी इनसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये चूँकि गवर्नमेंट में पहले भी मतलब MNA थे और अभी भी जो है ना उसकी गवर्नमेंट है, मुझे वो अली साहब एक मिसाल बता दे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक ही कदम जो है ना फैमिलीज की रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने उठाई है, या मुझे एक सबूत दे दे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो आजकल की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये किसी भी सूरत में APS की किसी फैमिली मेंबर से मिले या उनको कर ले। मुझे तो आज तक ये पता नहीं है कि हम अली मोहम्मद खान साहब से किस फॉरम पर राब्ता कर सकते हैं और कैसे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ईमानदारी वाली बात बता दूँ, एक फौजी 11 कोर है, अगर हमारे कुछ मामलात होते हैं तो उसके साथ राब्ता हो जाते हैं, उसकी तरफ कर लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब को पता नहीं है कि पेरेंट्स को क्या मसला है। मैं इनको एक मिसाल देता हूँ, वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर फारूक शाह मुबीन शाह अफरीदी के वालिद थे, उसको एक पोस्टिंग के ऊपर इतना रगड़ाया, इतना जलील कराया गया था और इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया था। उनको मतलब काफ़ी मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी और वही हुआ जो एक और बंदा आ गया और उसको रिप्लेस कर गया, हालांकि वो कितना दर्दमंद और गरीब आदमी है। मुझे बता दे, इसी फोरम से बता दे कि वो कौन सा राब्ता है, वो कौन सा लिंक्स है जिस पर जो ना हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट से राब्ता कर सकते हैं। मतलब बात जो ना उसकी नहीं है, मराद की बात नहीं है। इस बात का जवाब ले लेती हूँ। अली साहब साथ ही मौजूद है। अली साहब, किस फोरम पे आपसे राब्ता किया जा सकता है सर? किस तरह से आप मदद कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात मैं दोबारा ही कहना चाहता हूँ कि मैं आज 16 दिसंबर के दिन किसी भी फादर से आर्गुमेंट नहीं करूंगा, चाहे उनकी बात गलत भी हो, जो गलत नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि हमारी आपसे उस तरह से राब्तों में कमी रही हमारी सूबाई हुकूमत की, तो उस पर मैं माजरत पेश करता हूँ। लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत के वज़रा पहले दिनों में जब ये वाक़े हुए तो बहुत से घरों में गए। वज़ीर आला परवेज़ खान खट्टक साहब ने और वो खान साहब भी जाते थे, सेम ऑफिस में, सेम हाउस में मिलते थे, उन वालिदैन के साथ मिले। बहुत से हमारे वज़रा घरों में गए। शौकत सफदरी साहब का मुझे याद है, उस वक्त आई थिंक वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, फिर हेल्थ मिनिस्टर शायद उनको वो जाते थे। मैं खुद बहुत से शहीदों के घरों में, लेकिन उसको बड़े साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कैसे राब्ता करें। मेरे से राब्ता बड़ा आसान है और प्रॉबली एक अच्छा फोरम भी है मेरे पास, और वज़ीर आज़म शिकायत विंग है, उसको मैं देखता हूँ पार्लिमानी अमूर में। कैबिनेट ब्लॉक है जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग बगैर रोक टोक के, बगैर अपॉइंटमेंट के वहाँ आते हैं। अगर किसी वक्त में ना भी हूँ तो वहाँ अपना नंबर और नाम छोड़ सकते हैं, आपसे राब्ता हो जाएगा। आप कल आ जाएं, आप जब आना चाहें आ जाएं। मैं जो है आपके और खान साहब के और वज़ीर आला महमूद खान साहब के बीच में अल्लाह वास्ते, अल्लाह की रजा के लिए, सियासत के लिए नहीं, क्योंकि वो बच्चे आपके नहीं थे, वो हमारे भी थे। हम कोशिश करेंगे कि
किसी ना किसी तरीके से आपके दुखों का मदावा हो। बिल्कुल सर, पूरा पाकिस्तान उस दर्द को महसूस करता है, तो फिर ये तो उन बच्चों के वालिदैन थे। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, साथ आप मौज खटक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो शब्बर जैदी साहब के एक स्टेटमेंट से इस वक्त अवाम में बेचैनी है, दूसरी तरफ खानेवाल का इलेक्शन, इन दोनों पर मैंने बात की। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पीपी 206 खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे इस वक्त सामने आना शुरू हो गए हैं। 25 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आया है सामने, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है, पहले नंबर पर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो दूसरे नंबर पर है, जिसने अब तक 4833 वोट्स हासिल कर लिए हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पिछले 2 रोज़ से जो कुछ हम वहाँ पर देख रहे थे हो रहा था, लेकिन जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक ये 25 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून 5863 वोट्स के साथ पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। बड़े इल्ज़ामात यहाँ पर लगे हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ख़ास तौर पर बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। उनके लिए कहा जा रहा था कि ये हलफ ले रहे हैं वहाँ पर लोगों से। फिर कल अली हैदर गिलानी ने बताया कि जी हलफ नहीं लिए जा रहे थे, बल्कि पर्चियाँ काटी जा रही थी, जिसको ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से पोर्ट्रे किया गया कि हम लोगों से वहाँ पर हलफ ले रहे हैं और हम यहाँ पर धांधली की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो नताइज सामने आए हैं, जो 25 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, उसमें जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है आगे पहले नंबर पर 5863 वोट के साथ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4833 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे नतीजा सामने आएगा उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी। गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अभी कुछ दिनों पहले लाहौर में एक अपसेट करने की कोशिश की है, एक अपसेट किया है कि अपने वोट्स से कई गुना ज़्यादा सेकंड लीडिंग रही है, सेकंड नंबर पर बड़े वोट्स लिए हैं। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है? अली हैदर गिलानी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, जो 25 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए हैं, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। देखिए जी, हमारे पास 45 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है जो हमारे डैश पर मौजूद है, और हम 4,321 वोट्स लेके हम थर्ड है। PMLN लीड कर रही है ये, और PTI बिल्कुल डिप कर रही है। उसके वोट इतनी ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा जितनी रेट से बाकी जमातों का वोट बढ़ रहा है। सर आपके लिए खुशाइन है तीसरे नंबर पर हैं आप? देखिए जी, जो लास्ट टाइम 2018 के अंदर हमने इस सीट पे वोट लिया था जी 6700, और उसके ये सीट कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 20 सालों में नहीं जीती। और यहाँ पर हमारे कैंडिडेट जो थे वो भी उनकी भी शादी चल रही थी उनके बेटे की, तो वो भी उसमें डिस्टर्ब रहे, सही तरह कैंपेन नहीं हो सकी। लेकिन अगर 2018 से हम कंपेयर करें तो हम वी आर बिट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट कि हम उससे ज़्यादा बेहतर वोट लेंगे। प्रॉब्ली हम 10,000 का बार जो है वो इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। अच्छा, अली हैदर गिलानी साहब, ये जो वोटिंग हो रही है सर, आपके मुताबिक ये काउंटिंग जो हो रही है सर, ये जेन्युइन वोटिंग हो रही है, जेन्युइन काउंटिंग हो रही है सर? क्योंकि जब जो भी नतीजा आता है सर सामने, तो मुबारकबाद आप पेश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हमारे पोलिंग एजेंट्स की तरफ से और हमारे कैंडिडेट की तरफ से इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स दर्ज भी हुई हैं, और हमें कंप्लेंट्स भी मौसूल होती रही हैं पूरा दिन के कोई इश्यूज आए हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जिसमें एक जगह पर एक डिसीज्ड आदमी का वोट कास्ट हो चुका था, और दूसरी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन की जो पर्चियां थी जो अंदर वोट लेके जा रही थी, उनको अंदर से वापस भेजा जा रहा था ये कहकर कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है और आपका इस हल्के में वोट भी नहीं है। तो ये कंप्लेन हमें मिली थी, हमने उसकी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में दर्ज भी कराई है कैंडिडेट ने। सही सर, थर्ड नंबर पर इस वक्त हैं आप, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं, और जो कंप्लेंट्स आपको थी वो इलेक्शन कमीशन में आपने दर्ज भी करवा दी हैं। लेट्स सी कि अब खानेवाल का फाइनल नतीजा क्या होता है। अभी तक और गैर सरकारी नतीजा है उसमें मुस्लिम लीग नून सबसे आगे दिखाई दे रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, नाज़रीन से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर को। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।